सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द सैल्वेशन के बारे में। ये कहानी है जॉन नाम के आदमी की, जिसके आंखों के सामने कुछ लोग उसकी पत्नी का बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। तब से जॉन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है और वो है बदला। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1864 का दृश्य आता है और हम एक परिवार को देखते हैं। ये लोग अभी अभी डेनमार्क से अमेरिका आए हुए हैं। इस परिवार के मुखिया का नाम है जॉन, उसकी पत्नी का नाम है मरी और उसके बेटे का नाम है क्रिस्टन। और जॉन के साथ उसका भाई भी है जिसका नाम है पीटर। ये लोग डेनमार्क से पहली बार अमेरिका के लिए आए हैं। इन्हें यहाँ पर एक छोटा सा घर मिला है, उसी के लिए ये लोग निकलने वाले हैं। लेकिन पीटर कहता है कि वो इनके साथ नहीं जा पाएगा, उसे कहीं और जाना है। और इतना कहने के बाद पीटर निकल जाता है। तब जॉन अपने बीवी बच्चों के साथ जाकर के एक बग्गी के अंदर बैठ जाता है, जिसके अंदर पहले से एक कपल बैठे हुए हैं। तब ये सारे लोग बात करने लगते हैं, लेकिन ये बग्गी यहाँ से चलती उससे पहले यहाँ पर दो लोग आ जाते हैं जो इस कपल को कहते हैं कि ये तुम लोगों की जगह नहीं है, हमें अंदर बैठने दो। और इतना कहने के बाद वो आकर के अंदर बैठ जाते हैं। इन दोनों का नाम है पॉल और लेस्टर। जॉन के परिवार को यह बात पता नहीं है कि इन्हें अभी अभी जेल से छोड़ा गया है। ये दोनों के दोनों क्रिमिनल्स हैं। शुरू में ये लोग बड़े ही प्यार से बातें करते हैं, लेकिन मरी और क्रिस्टन को इंग्लिश नहीं आती। वो इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। तब इनके ज्यादातर सवालों के जवाब जॉन देता है। इसी बीच पॉल एक शराब की बोतल निकालता है। पहले वो खुद शराब पीता है, फिर वो मरी की तरफ शराब देने लगता है, लेकिन मरी मना कर देती है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर टेंशन बढ़ने लगता है। जैसे ही जॉन को इस बात का एहसास होता है, वो मरी को इशारा करता है कि वो एक सिप शराब पी ले। तब मरी भी ऐसा ही करती है, लेकिन शराब पीने के बाद पॉल धीरे धीरे पागल होने लगता है। वो मरी से अपनी नजर नहीं हटा पाता। वो बहुत देर तक उसे ऐसे ही घूरते रहता है और एक वक्त के बाद वो उसे छूना शुरू कर देता है। तब जॉन को यह बात बहुत बुरी लगती है। वो पॉल को कहता है कि ऐसा मत करो, वापस जाकर के अपनी जगह पे बैठ जाओ। लेकिन लेस्टर जैसे ही इस बात को सुनता है, वो बंदूक तान देता है जॉन पे। तब पॉल मरी को खींच लेता है अपनी तरफ और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन अब जॉन से नहीं रहा जाता। वो जैसे ही मौका देखता है, वो लेस्टर की बंदूक नीचे गिरा करके उल्टा उस पे ही बंदूक तान देता है और इन दोनों को बग्गी से नीचे उतरने के लिए कहता है। लेकिन नीचे उतरने के बजाय लेस्टर अब क्रिस्टन को अपने पास खींच करके उसके गले पे चाकू तान देता है। तभी हम देखते हैं कि पॉल के पास दो बंदूकें हैं और पॉल अब एक बंदूक तानता है जॉन पे और दूसरे बंदूक को तान देता है मरी पे। फिर ये लोग जॉन को कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है। अगर तुम अंदर रहे तब हम तुम्हारी पत्नी और बेटे दोनों को मार देंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इन दोनों को जिंदा रखा जाए तो अपनी बंदूक नीचे फेंको और बग्गी से नीचे कूद जाओ। तब इन बातों को सुनने के बाद जॉन अपनी बंदूक नीचे फेंक देता है। जैसे ही उसकी बंदूक नीचे गिरती है, लेस्टर उसे धक्का देकर के नीचे गिरा देता है और जॉन को बहुत ही जोर की चोट लगती है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद वो अपने आप को संभाल लेता है और दोबारा भागने लगता है बग्गी के पीछे। लेकिन बग्गी बहुत ही तेज चल रही है। जॉन उतना तेज दौड़ नहीं सकता, फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और ऐसे ही पीछा करते रहता है बग्गी का। लेकिन अब बग्गी बहुत ही दूर निकल गई है। फिर भी जॉन थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता है बग्गी के पास। तभी वो रास्ते में देखता है कि उसके बेटे की लाश पड़ी है। लाश को देखते ही जॉन टूट जाता है और अपने बेटे को गले से लगा करके रोने लगता है। तभी थोड़ी दूरी पर वो देखता है कि बग्गी खड़ी है। तब वो अपनी बंदूक निकालता है और धीरे धीरे आगे जाने लगता है बग्गी की तरफ। तभी वो रास्ते में देखता है जो बग्गी चला रहा था, उस ड्राइवर की लाश पड़ी है। और ये देख करके अब जॉन और भी आग बबूला हो जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है लेस्टर पे। फिर वो सीधा उसके भेजे में गोली मारता है और यहीं पर लेस्टर की मौत हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद उसे पॉल भी मिल जाता है। तब जॉन जाने लगता है पॉल की तरफ, लेकिन पॉल उससे माफी मांगता है और कहता है कि मरी अभी भी जिंदा है, मुझे मत मारो। लेकिन जॉन इस बात को नहीं सुनता और वो पॉल का भी काम तमाम कर देता है। वो उसे तब तक गोली मारता है जब तक उसके बंदूक की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती और जाता है अपनी पत्नी मरी के पास। तब वो देखता है कि मरी की भी मौत हो चुकी है। लेकिन जॉन उनकी लाश को यहाँ पर नहीं छोड़ता, उन्हें घोड़े पर लादता है और लेकर के आता है अपने घर पे। तभी यहाँ पर पीटर भी आ जाता है। पीटर जब उन दोनों की लाशों को देखता है तब उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो रोता नहीं बल्कि जॉन को संभालने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जॉन की जिंदगी का ये सबसे मुश्किल दिन है। तभी दूसरी तरफ हम हेनरी डेलारो नाम के एक माफिया को देखते हैं जो यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है और पॉल उसी का भाई था। जब से उसे पता लगा है कि उसके भाई को मार दिया गया है, हेनरी पागल हो गया है। वो हर एक गांव में जा करके पता कर रहा है कि आखिर उसके भाई को किसने मारा है। और इसी तरीके से वो आता है एक गाँव में और आकर के मिलता है यहाँ के मेयर से। तब मेयर उसे समझाता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे भाई को किसने मारा है। तब हेनरी कहता है कि मेरे भाई की लाश यहीं पर है, इसका मतलब तुम लोगों को पता है कि उसे किसने मारा है। और इतना कह
के वो जाता है अंदर और देखता है अपने भाई के लाश को। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जिस भी आदमी ने इसे मारा है हमें पूरा भरोसा है कि वो यहाँ का नहीं है। अगर वो यहाँ का होता तो हमें अब तक पता चल गया होता। लेकिन हेनरी इनकी बातों को नहीं सुनता और कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। अगर 2 घंटे के अंदर तुम लोग उस आदमी को लेकर के नहीं आए जिसने मेरे भाई को मारा है, तब गाँव के 2 लोगों को लेकर के आना मेरे पास। तब तक के लिए मैं उनकी हत्या करूंगा। और अगर तुम लोग 2 लोगों को लेकर के मेरे पास नहीं आए तब मैं गाँव के 4 लोगों को मारूंगा। अगर मैं खुद से मारने पे आ गया तो। तब इन बातों को सुनकर के सारे लोग डर जाते हैं और देखते ही देखते वक्त बीतने लगता है। 2 घंटे बीत जाते हैं लेकिन इन्हें कातिल का पता नहीं लगता। तब यहाँ का मेयर 2 लोगों को लेकर के आता है हेनरी के सामने। इसमें से एक बूढ़ी महिला है जिसको लगता है कि उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, इसीलिए गाँव वालों की मदद के लिए वो अपने जान को देने को तैयार है। और दूसरा आदमी है एक लड़का जिसके दोनों पैर नहीं है। उसे भी लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं है। ये दोनों अपनी जान त्यागने को तैयार है ताकि गाँव के 2 मासूम लोगों को बचा सके। फिर हेनरी अपनी बंदूक निकालता है और उस लड़के को गोली मार देता है। फिर वो जाता है उस महिला के पास। तब मरने से पहले वो महिला उसे श्राप देती है और बहुत ही गंदी गंदी गालियां। फिर भी हेनरी उसे मार देता है लेकिन अभी भी हेनरी का मन नहीं भरा। वो एक आदमी के पास जाता है और उसके भी भेजे में गोली मारता है और सारे गांव वालों को कहता है कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि 2 लोगों को लेकर के आना मेरे पास, लेकिन तुम लोगों ने फिर से अपना दिमाग लगाया। एक बूढ़ी महिला को ले आए और एक अपाहिज आदमी को, इसीलिए मैंने इस आदमी को मारा है। तभी हमें पता लगता है कि मेयर हर एक महीने $80 देता है हेनरी को ताकि वो यहाँ के लोगों को परेशान ना करे। लेकिन हेनरी कहता है कि अब से मुझे $160 चाहिए और अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तब मैं तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना दूंगा। और इतने कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं पॉल की लाश को दफनाने के लिए। यहीं पर हम देखते हैं पॉल की पत्नी को जो अब बेवा हो चुकी है। उसका नाम है मैडलिन। तब हेनरी मैडलिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। लेकिन मैडलिन कहती है कि वो शांत रहे। वो उसे चुप रहने का इशारा करती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन को जो अपनी पत्नी और बच्चे की लाश को दफना रहा है। लाशों को दफनाने के बाद ये लोग भी आते हैं उसी गांव में जहां पर थोड़े समय पहले हेनरी आया हुआ था। इन्हें अपनी ज्यादातर चीजों को बेचना है ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके। जब पीटर चीजों को बेचने जाता है तब दुकानदार उससे बातें करने लगता है और बातों ही बातों में उसे पता लगता है कि पीटर और जॉन ये दोनों शिकारी हैं। तब इस आदमी को लगता है कि जल्दी ही हेनरी हमला करने वाला है इनके गाँव पे, तो अगर ये दोनों इनके गाँव में रहेंगे तब उनसे लड़ने में ये लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन पीटर को जैसे ही ये बात पता लगती है वो इस आदमी को कहता है कि तुम्हें लड़ाई को शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम लोग जानते हो कि उस लड़ाई को तुम लोग नहीं जीत सकते, तो तुम लोगों की हिफाजत इसी में है कि जहाँ हो वहीं रहो। तब इस बात को सुनने के बाद ये आदमी कहता है कि तुम एक बुज़दिल हो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन को जो जाता है यहाँ के मेयर के पास। 6 साल पहले उसने यहाँ पर जमीन खरीदी थी $140 में जिसे अब वो बेचना चाहता है। तब मेयर कहता है कि मैं उसके सिर्फ $150 ही दे सकता हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद जॉन चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा क्यों? 6 साल पहले मैंने इसे $140 में खरीदा था और 6 साल के बाद सिर्फ इतने पैसे? तब मेयर उसे पूरी बात बताता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और ना ही यहाँ के गांव वालों के पास, क्योंकि अब हमें महीने के $160 देने पड़ेंगे। तब जॉन समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। तब मेयर उसे पूरी बात समझाता है कि हेनरी के भाई को किसी ने मार दिया है। हेनरी के भाई का नाम पॉल था। तब से हेनरी उस आदमी को ढूंढ रहा है। अगर वो आदमी नहीं मिला तब हमारी मुसीबतें ऐसी ही बढ़ती जाएंगी। तब इस बात को सुनने के बाद जॉन भी समझ जाता है कि उसकी भी मुसीबत बढ़ने वाली है। तब वो मेयर की शर्त मान जाता है और कहता है कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने दे दो। तब मेयर उसे $150 देता है लेकिन कहता है कि पैसों को अपने जूते में छुपा लो वरना जल्दी ही तुम्हें लूट लिया जाएगा। तब जॉन पैसों को छुपाता है और आ जाता है बाहर, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि चारों तरफ से लोग उसे घेर रहे हैं। तब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो निकलता उससे पहले शेरिफ गोली चला देता है जॉन पे। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं हेनरी को जो मैडलिन के साथ एक डील करने आया हुआ है। इस गांव के आसपास बहुत सारे क्रूड ऑयल वाली जगह है जिनको धीरे धीरे करके खरीद रहा है हेनरी ताकि जब सरकार यहाँ पर आए तब वो सरकार को ब्लैकमेल कर सके। तभी हम देखते हैं जॉन को जिसको यहाँ के शेरिफ ने जेल में बंद करके रखा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ लोग पकड़ करके लाते हैं पीटर को और उसे भी बंद कर देते हैं बगल वाले जेल में। तब हम देखते हैं यहाँ के शेरिफ को जिसका नाम है मलिक। तब जॉन मलिक को समझाने लगता है कि इस चीज से मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दो। तब मलिक कहता है कि तुम्हें पॉल को नहीं मारना चाहिए था, मैंने ऑलरेडी खबर भेज दी है हेनरी के पास, उसके लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, एक बार वो तुम्हें ले करके चले जाएंगे तब कहीं हेनरी हमारी जिंदगी को आसान कर दे, तुम्हें पॉल को जिंदा छोड़ देना चाहिए था। और इतना कहते ही मलिक बताता है कि हेनरी पहले इतना खतरनाक आदमी नहीं था, उसके दिल में भी इंसानियत थी, लेकिन क्रूड ऑयल वाली जगह को हथियाने के चक्कर में उसने बहुत सारे इंडियन ट्राइब्स को मार दिया। जब से उनकी मौत हुई तब से वो पागल हो चुका है, वो अब कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। फिर भी जॉन यहाँ पर मलिक को समझाते रहता है कि वो लोग उसके भाई को छोड़ दें, लेकिन मलिक उसकी बात नहीं सुनता। फिर जैसे ही सुबह होती है यहाँ पर हेनरी के लोग आ जाते हैं। पहले वो उसे खींच के बाहर ले जाते हैं,
फिर घोड़े पर बैठा करके उसे ले करके जाते हैं हेनरी के पास और एक वक्त के बाद उसे टांग दिया जाता है। तब यहाँ पर हेनरी आता है मैडलिन के साथ और मैडलिन को कहता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे पति की जान ली है। तब जॉन कहता है कि तुम्हारा पति एक बहुत ही घटिया आदमी था। उसने पहले मेरे मासूम बच्चे की हत्या की, उसके बाद मेरी पत्नी का बलात्कार किया और उसकी भी हत्या कर दी, इसीलिए मैंने उसे मारा। लेकिन हेनरी इन बातों को नहीं सुनता और कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम पहले एक सिपाही थे और तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत कब तक टिकती है मेरे सामने। मैं तुम्हें बहुत ही तड़पा तड़पा के मारने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ लटका के तुम्हें तोड़ूंगा और जब तुम हिम्मत हार जाओगे तब मैं तुम्हारी जान लूंगा। फिर इतना कहने के बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर मेयर आता है। वो देखता है कि जॉन अकेला है। तब वो उसके जूते उतार लेता है जिसके अंदर पैसे हैं और जॉन को कहता है कि तुम मरने वाले हो, ये पैसे अब तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तभी हम हेनरी को देखते हैं जो अभी अभी हम बिस्तर हुआ है मैडलिन के साथ, वो भी जबरदस्ती। और वो मैडलिन को कहता है कि मेरी बहुत पहले से निगाह थी तुम पे, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ सोना चाहता था। लेकिन मैडलिन इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर को। पीटर देखता है कि ड्यूटी पर अभी वही गार्ड है जिस गार्ड को कभी उसने पीटा था। तब वो उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारी आंख फोड़ी है। अब दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं करेगी क्योंकि तुम काने हो चुके हो और देखने में बहुत ही बदसूरत लग रहे हो। तब इस बात को सुनते ही वो गार्ड भड़क जाता है और पीटने के लिए आता है पीटर के पास। लेकिन वो जैसे ही पीटर पे हमला करता है, पीटर उसे ही पकड़ लेता है, उसे पीटता है और यहाँ से आजाद हो जाता है। तब तक रात हो जाती है और रात में हम दोबारा देखते हैं जॉन को जो अभी भी लटका हुआ है। तभी यहाँ पर पीटर आ जाता है। यहाँ पर एक गार्ड पहरा दे रहा होता है जो अंदर जाता है चाय पीने के लिए। लेकिन जब तक वो चाय पी के आता है देखता है कि जॉन गायब हो गया है। तब वो अपनी बंदूक निकाल करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन पीटर भी चौकन्ना था। जैसे ही आदमी उसके पास आता है, पीटर उसका गला काट देता है और उसे मारते ही जॉन को उठाता है कंधे पे और यहाँ से भागने लगता है। तब दो और गार्ड्स उसके पीछे आने लगते हैं लेकिन पीटर उनका भी काम तमाम कर देता है। फिर वो जॉन को घोड़े पे बैठाता है और लेकर के भागने लगता है यहाँ से। लेकिन अब हेनरी के लोग उसके पीछे लग गए हैं जो उस पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। लेकिन पीटर कैसे भी यहाँ से भागना चाहता है। वो बहुत ही तेज भगाता है अपने घोड़े को, पर उसे एहसास होता है कि जॉन बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, वो घोड़े पर बैठ भी नहीं सकता। तब वो जॉन को नीचे उतार करके एक जगह पे छुपा देता है, उसे एक राइफल देता है और कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और इतना कहते ही वो घोड़े से भागने लगता है। तब हेनरी के लोगों को लगता है कि वो दोनों उसी घोड़े पे हैं। वो पीछा करते रहते हैं पीटर का। पीटर की कोशिश है कि वो जितना दूर हो सके हेनरी के लोगों को लेकर के जाए। लेकिन अब हेनरी के लोगों को भी एहसास हो चुका है कि पीटर ने छुपा दिया है कहीं ना कहीं जॉन को। तब वो दो भाग में बट जाते हैं और इसी तरीके से सुबह हो जाती है। सुबह सुबह जैसे ही जॉन की आंख खुलती है वो बहुत ही ज्यादा प्यासा होता है। तब वो पानी पीने लगता है लेकिन वो देखता है कि हेनरी के लोग इधर ही आ रहे हैं और उनके साथ हेनरी भी है। तब वो जाकर के छुप जाता है पत्थरों के पीछे। इसी बीच वो देखता है कि इन लोगों ने मार दिया है पीटर को और पीटर के लाश को वो लोग घसीट के लेकर के जा रहे हैं अपने टाउन की तरफ। तब एक बार फिर से जॉन टूट जाता है क्योंकि दुनिया में उसका सिर्फ एक भाई ही जिंदा बचा था और अब उसे भी इन लोगों ने मार दिया। लेकिन अब हेनरी जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसके गार्ड को किसी ने मार दिया है। तब वो भागता हुआ जाता है अपनी तिजोरी के पास और देखता है कि उसके सारे के सारे पैसे गायब हैं। तब वो समझ जाता है कि मैडलिन ने उसे धोखा दिया है और वो सारे पैसे लेकर के भाग चुकी है। तभी हम मैडलिन को देखते हैं जो जाकर के ट्रेन में बैठ चुकी है। वो इंतजार कर रही है कि ट्रेन यहाँ से जल्दी निकल जाए। ट्रेन जैसे ही यहाँ से निकलती है मैडलिन के जान में जान आती है। इसी बीच वो देखती है कि हेनरी के लोग ट्रेन का पीछा कर रहे हैं। तब वो अपनी बंदूक निकाल लेती है ताकि ट्रेन के पीछे से वो भाग सके सारे के सारे पैसों को लेकर के। लेकिन हेनरी के लोगों ने चारों तरफ से उसे घेर रखा है। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो चलता हुआ आता है घर के पास। तभी इस घर की महिला देख लेती है जॉन को और उस पे बंदूक तान देती है। लेकिन जॉन उसकी बंदूक की तरफ ध्यान भी नहीं देता और पानी पीने लगता है। तब वो महिला समझ जाती है कि जॉन उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। तब वो लोग जॉन को अंदर लाते हैं और ला करके सुला देते हैं। ये महिला उसे खाना भी देती है और बताती है कि मेरे घर के ज्यादातर लोगों को हेनरी ने मार दिया है, इसीलिए हम इस जगह को छोड़ करके जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, मुझे हेनरी से अपना हिसाब बराबर करना है। मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक मेरी ताकत वापस ना आ जाए। जैसे ही मेरी ताकत वापस आएगी मैं हेनरी का खात्मा करूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच हेनरी के लोग मैडलिन को पकड़ करके लाते हैं हेनरी के पास। तब हेनरी उसे थप्पड़ मारता है लेकिन वो देखता है कि मैडलिन अभी भी उससे नहीं डरती, वो मरने से भी नहीं डरती। तब हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही खौफनाक मौत दूंगा। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि इसके साथ जिसे जो करना है वो करे, एक एक करके सारे लोग इसका बलात्कार करो और जब तुम सबका मन भर जाए तब इसके गले को काट देना। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन को जो अब ठीक हो चुका है। फिर वो अपनी बंदूक लेता है और सीधा आता है मेयर के घर पे और उस पे बंदूक तान के
कहता है कि मुझे मेरे पैसे और जूते वापस चाहिए और मुझे बताओ कि तुम उस दिन क्या करने आए हुए थे हेनरी के पास। फिर मेयर की सारी बातों को सुनने के बाद जॉन को समझ में आता है कि मेयर मिला हुआ है हेनरी के साथ। वो इस पूरे गांव को बेचना चाहता है हेनरी को। इनकी यही प्लानिंग है ताकि क्रूड ऑयल का सारा बिजनेस चला जाए हेनरी के पास। तब जॉन उससे पूछता है कि तुम ये ताबूत किसके लिए बना रहे हो, और जॉन को एहसास होता है कि ये ताबूत उसी के लिए बनाया जा रहा था। तब जॉन मेयर को पीटता है और उसे ही बंद कर देता है ताबूत के अंदर। लेकिन हेनरी के पास जाने से पहले जॉन को हथियार चाहिए, इसीलिए वो जाता है एक दुकान पे। इस दुकान में एक लड़का है जिसका नाम है वाइचेक, जिसने थोड़े समय पहले बात की थी पीटर से कि वो उसका साथ दे ताकि वो मार सके हेनरी को। जॉन यहाँ पर बहुत सारे हथियार लेता है वाइचेक से और उसे पूरी बात बताता है कि मेयर मिला हुआ था हेनरी के साथ, वो इस पूरे गांव को बेचने वाला था हेनरी को। तुम जाकर के ये सारी की सारी बातें बताओ यहाँ के शेरिफ मलिक को। फिर जॉन अपने हथियार लेता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी अगले दिन हम देखते हैं हेनरी के घर को, जिसके सामने से एक घोड़ा गुजर रहा है और उसके पीछे एक ताबूत है। जैसे ही ये लोग ताबूत को खोलते हैं, इन्हें अंदर मेयर की लाश मिलती है। तब हेनरी कहता है कि यह ताबूत मैंने जॉन के लिए बनवाया था, अभी भी इसके अंदर जॉन ही जाएगा। लेकिन हेनरी जैसे ही इतना कहता है, उसके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। तब हमें पता लगता है कि इनके ऊपर वाइचेक गोलियां चला रहा है क्योंकि वो जॉन की मदद करना चाहता है। और ये सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जॉन इनके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है। जो भी आदमी उसे अकेला नजर आता है, जॉन उसका काम तमाम कर देता है। और अब चारों तरफ यहाँ पर आग लग चुकी है, सारे लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं। जैसे ही हेनरी इस चीज को देखता है, वो अपने लिए भी एक बंदूक निकालता है बाहर। तभी हम वाइचेक को देखते हैं जो आ चुका है घर के ऊपर, और वहां से निशाना लगाने के बाद एक एक करके वो मार रहा है यहाँ पर हेनरी के लोगों को। तभी एक आदमी को पता लग जाता है, वो घर के नीचे से गोली चला देता है वाइचेक के ऊपर और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लेकिन कुछ गोलियों के बाद उसे एहसास होता है कि ऊपर से केरोसिन नीचे गिर रहा है और ये आदमी सिगरेट पी रहा था। जैसे ही केरोसिन आग पे गिरती है, इस पूरे जगह पे आग लग जाती है। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो एक एक करके बाकी लोगों को मार रहा है। इसी बीच जॉन देखता है कि नीचे वाइचेक की लाश पड़ी है, इन लोगों ने वाइचेक को भी मार दिया। तब जॉन और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मैडलिन पे, जिसके सर पे एक आदमी ने बंदूक ताना है और लेकर के उसे जा रहा है। तब जॉन उस आदमी को मार करके बचा लेता है मैडलिन को और एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन इसी बीच एक आदमी जॉन को गोली मार देता है। फिर जैसे ही हेनरी को ये बात पता लगती है, वो आने लगता है जॉन की तरफ। लेकिन अब जॉन दोबारा उठ के खड़ा हो चुका है और वो सब पे गोलियां चला रहा है। तभी हेनरी गोली मारता है जॉन के कंधे पे और जॉन दोबारा जमीन पे है। तब धीरे धीरे हेनरी बढ़ता है आगे जॉन की तरफ। फिर वो उसे बताता है कि वो उसे कैसे मारेगा, लेकिन वो जॉन को मारता उससे पहले मैडलिन आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है हेनरी पर। तब हेनरी पीछे घूम जाता है। तब जॉन खड़ा होता है और सीधा गोली मारता है हेनरी के भेजे में। तब यहीं पर हेनरी की मौत हो जाती है और इसके मरते ही मैडलिन और जॉन दोनों एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं। लेकिन मैडलिन बंदूक हटाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं शेरिफ को, जो टाउन के बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर आया हुआ है। वो देखता है कि हर तरफ लाशें बिछी हुई हैं। जैसे ही वो लोग हेनरी की लाश को देखते हैं, मलिक खुश हो जाता है और वो जॉन का शुक्रिया अदा करता है कि जॉन ने उनकी जिंदगी आसान कर दी, अब वो अच्छे से जिंदगी बिता पाएंगे। लेकिन मलिक जैसे ही मैडलिन को देखता है, वो अपनी बंदूक निकाल लेता है उसे मारने के लिए। लेकिन इस चीज को देखते ही अब जॉन बंदूक तान देता है मलिक पे और मैडलिन भी। तब मलिक जॉन को समझाता है और कहता है कि हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, वरना अगली हेनरी ये बनेगी और हम सबकी जिंदगी मुश्किल बनाएगी। तब जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और इतना कहते ही वो मैडलिन को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। ये लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।